हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज के वीडियो में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हूं फ्रेंड्स। ठीक है, 30 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे पक्का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। मतलब किसी विशेष अफवाह क्षेत्र में औसत वर्षा का सटीक अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा हो रही है उसका हमको सटीक औसत अनुमान लगाना है कि कितनी वर्षा हुई है, तो उसको चेक करने के लिए हम करेंगे आइसोहाइटल मेथड। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर फ्लड डिस्चार्ज आर मोस्टली। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के विसर्जन को नापने के लिए, डिस्चार्ज को नापने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए वो फार्मूला होता है CA⁴n। ठीक है, Q = CA⁴n। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन्स आर ड्रॉन यूजिंग। तो केंद्र रेखाएं और सेक्शन रेखाएं किस प्रकार की पेंसिल से खींची जाती हैं। तो 3H और 4H। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माप की परिशुद्धता को बढ़ाने के लिए जब आधार रेखा के लिए एक स्थल का चुनाव किया जाता है तो कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में जब हम बेस लाइन को डालते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है। तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई भी ज़मीनी बाधा ना हो। इसका आंसर हो जाएगा बी। द ग्राउंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स। मतलब ज़मीन बाधाओं से मुक्त होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर यार्ड बताना है कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है। मतलब एक वर्ग गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग के लिए संक्षिप्त नाम क्या है। ड्राइंग को हम कैपिटल में DRG लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक दाब के अधीन किए गए पतले सिलेंडर की दीवार में प्रतिबल को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी सिलेंडर में अगर आंतरिक दाब लग रहा है, ठीक है, तो उसमें जो प्रतिबल पैदा होगा वो होगा हूप स्ट्रेस। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ सिलेंडर सेल। तो फ्रेंड्स, आपको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का अनुपात बताना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से। ठीक है, वो होता है हमारा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए सिलेंडर इज कंसिडर्ड टू बी ए थिन सिलेंडर। ठीक है, इफ़ द थिकनेस ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल इज। तो फ्रेंड्स, कौन सा सिलेंडर थिक सिलेंडर होता है जब उसकी थिकनेस जो है कितने से कम हो। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर उसकी थिकनेस 1/20 से कम है, मतलब 1/20 से लेस है, तो वो हमारा थिक सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज। तो आपको बताना है कि किसी बीम के वेब का क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं। तो वो होता है हमारा फ्रेंड्स डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेब थिकनेस। ठीक है, जो बीम की डेप्थ होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी थिकनेस से। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इस्पात डिजाइन में 2 या 2 से अधिक परस्पर छेदन करने वाले संरचनात्मक टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्लेट को कहते हैं। तो वो प्लेट होती है फ्रेंड्स जो एक दूसरे जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, वो होती है गसेट प्लेट। सबको पता होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस इन प्लेट गार्डर। तो फ्रेंड्स, प्लेट गार्डर में इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस क्यों दी जाती हैं। वो एलिमिनेट करने के लिए वेब बकलिंग को। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसलिए दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड फॉर अंडर साइड ऑफ RCC वर्क। तो अंडर साइड RCC वर्क में हम थिकनेस कितना देते हैं प्लास्टरिंग के लिए। तो वो होता है 6 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है
इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है। तो FCK की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे कितना, 30 1.65, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, इसमें सिग्मा की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा करीब 38.25, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, इसमें दे रखा है FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, ठीक है, जब भी आपसे टारगेट मीन स्ट्रेंथ पूछे तो। अगला क्वेश्चन है, IS 456 2000 के अनुसार बताना है द एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट। तो फ्रेंड्स आपको ये सब याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन सबके, ठीक है। M10 से M15 की कंक्रीट के लिए होता है 3.5, M10 से 15 3.5 होता है, और M20 से लेके 25 के लिए होता है 4, ठीक है। और M30 से जितना भी ऊपर होता है M55 तक, वो उसके लिए होता है 5, ठीक है। सबका मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या पूछा हमसे, M25 का, तो M25 का क्या होता है फ्रेंड्स, 4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मॉड्यूलर रेशियो। तो फ्रेंड्स मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। 280 तो ऐसे रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा। सिग्मा CBC की वैल्यू 20 के लिए होती है 7, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख लेना इसका आंसर जो भी आएगा, शायद इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बेयरिंग मशीनरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर हो जाएगा 3.5। नेक्स्ट है, ए डिवाइड वॉल इज़ प्रोवाइडेड। तो फ्रेंड्स जो विभाजक दीवारें होती हैं, ठीक है, वो दी जाती हैं कब, कहाँ पर दी जाती हैं, तो वो राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, ठीक है। तो वियर के राइट एंगल पर दी जाती है डिवाइडेड वॉल, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, डोलराइट इज ए टाइप ऑफ। तो फ्रेंड्स डोलराइट किसका प्रकार है, डोलराइट जो पत्थर होता है वो इग्नियस रॉक के अंतर्गत आता है, आग्नेय चट्टान है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है सॉइल कंस्टिट्यूएंट हेमेटाइट, मतलब आपको बताना है मृदा के एक संगठक होता है जिसका नाम है हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट की आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 5 से 5.3 के बीच में होता है, ठीक है। अगला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। किस प्रकार की सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसे सुगठिता सूचकांक कहते हैं, अधिकतम होता है, उसका आंसर हो जाएगा ए, क्ले का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट सीट इन कैओलोनाइट क्ले मिनरल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा बंध होता है इन सबको जोड़ता है, वो होता है हाइड्रोजन बंध। अगला क्वेश्चन है, शेप फैक्टर बताना है आपको ट्रायंगल का। तो शेप फैक्टर होता है ट्रायंगल का 2.34, बाकी सब नीचे दिए हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आयत का 1.5 होता है, वृत्त का 1.7 होता है, आई कार्ड का, टी कार्ड का, सबका दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज हैंडलिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल, मतलब अत्यधिक ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ जितने भी होते हैं जिनका यूज हम लड़ाई वड़ाई में करते हैं या आपातकाल की स्थिति में करते हैं, उनको हम कहाँ पर रखते हैं फ्रेंड्स, उनको हम रखते हैं संकट भवन में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हजार्डस बिल्डिंग, ठीक है। संकट के काम में यूज की जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रॉक कॉन्टेन्स सेवरल मिनरल्स इन रॉक इज नोन एज, मतलब अगर कोई चट्टान है जिसमें कई प्रकार की चट्टानें मिक्स हैं, ठीक है, तो कई खनिजों वाली चट्टानें क्या कहलाती हैं, वो होती है पॉली मिनरलिक रॉक, बहुखनिज चट्टान, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
विच मेथड नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड, इनमें से कौन सा मेथड है जो विस्थापन विधियों के अंतर्गत नहीं आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो होता है हमारा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सेक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी सेक्शन में अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो उस पर जड़ता गुण का जो गुणांक होता है वो फ्रेंड शून्य होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रिंसिपल एक्सिस पर जड़ता गुण का गुणांक शून्य होता है। ठीक है, अगला है, नंबर ऑफ रेन गेजिंग स्टेशन इन एनी बेसिन डिपेंड्स ऑन। किसी भी बेसिन में वर्षा प्रमापी स्टेशनों की संख्या निर्भर करती है, तो क्षेत्र पर, जलवायु पर और स्थलाकृति सब पर करती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज एन्यूसिटेड बाई, मतलब इकाई हाइड्रोग्राफ सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था लेरॉय के शर्मन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वायु द्रव्यमान बढ़े हुए विक्षोभ और घर्षण के कारण ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, जो वायु का जो द्रव्यमान होता है वो विक्षोभ के कारण और घर्षण के कारण ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, और ये सघन बन जाता है। सघन होने के बाद वर्षा होती है, तो इस प्रकार की वर्षा क्या कहलाती है? तो वो होती है विक्षोभ आरोहण के कारण होने वाली वर्षा, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रेनफॉल ड्यू टू टर्बुलेंस एसेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई कम कम क्वेश्चन लेके आते हो, पता नहीं प्रोमो दे रहे हो, क्या दे रहे हो। तो भाई उसी की बात को सोच के मैं ये बड़ा वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन यार बड़ा वीडियो लाने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत इस बात की है कि इसको अपलोड करने में ना घंटों लग जाते हैं यार, मैं सही बता रहा हूँ। नेट की स्पीड स्लो है थोड़ा सा यहाँ पे, तो दिक्कत आती है यार। छोटी छोटी वीडियो में क्या है, जल्दी अपलोड हो जाती हैं और बढ़िया भी लगती है, 2-4 मिनट में पढ़ के अपना अलग हटो। अब बड़े बड़े वीडियो में यार बोर हो जाते हैं, सच बता रहा हूँ। अब मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं, अब आपको सोचना थोड़ा बैठ के, इनमें से कितने आपको याद हो गए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इन 40 क्वेश्चन में से आपको 10 भी मुश्किल से याद हुए होंगे, पक्की बात है। अगर 10 कराता ना, छोटी वीडियो 10 होते, आपको 10 याद हो जाते। ये तो अंतर होता है ज़्यादा में और कम में। सारे क्वेश्चन नए हैं भाई, नए क्वेश्चन को जल्दी भूलते हैं, इसलिए नए क्वेश्चन को कम कम पढ़ना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में रहोगे ना, ज़्यादा रहोगे ना कम रहोगे। बाकी आप समझदार हो। ठीक है भाई, थैंक्स एंड शेयर दिस वीडियो। ओके।